नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है। मतलब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब रन करना, निष्पादित करना। तो पहला क्वेश्चन हमसे कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज यहां पर दी गई है जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझी जाती है, कंप्यूटर जिस भाषा में वर्क करता है, वह कहलाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें केवल 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझी जाती है, जिस भाषा को एग्जीक्यूट किया जाता है, वह होती है मशीन लैंग्वेज जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है। और इस लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और साथ ही साथ यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, यह कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट समझी जाती है, मतलब इसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है, मतलब हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। आपने रोम को पढ़ा होगा, रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी होती है, जिसमें परमानेंटली डेटा को स्टोर किया जाता है। यह क्वेश्चन रोम से पूछा गया है, रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब स्थायी मेमोरी होती है, और रोम में परमानेंटली डेटा को स्टोर किया जाता है। रोम के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होती है पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है?
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक होती है ईपीरॉम। ईपीरॉम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है ईईपीरॉम। ईईपीरॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाई वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रोम से संबंधित है। रोम के हमने 3 टाइप भी देखे, पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। जो पीरोम होती है, पीरोम एक ब्लैंक रोम होती है जिसमें यूजर एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता है और बाद में उस प्रोग्राम को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल, जिसमें हम एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। जबकि ईपीरोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम डेटा को कई बार हटा सकते हैं और नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक। आपको याद रखना है, ईपीरोम में जो डेटा होता है उसे हटाने के लिए और नया डेटा स्टोर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस की आवश्यकता होती है। अल्ट्रा वायलेट रेस जो ईपीरोम है, इसमें डेटा को चेंज करने के लिए यूवी रेसेस का यूज किया जाता है। जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है। यहां पर वोल्टेज शब्द आ रहा है, वोल्टेज। और वोल्टेज कहां होता है, इलेक्ट्रिक के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के साथ वोल्टेज, हाई वोल्टेज। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ईईपीरोम होती है। ईईपीरोम में जो डेटा स्टोर होता है उसको रिमूव करने के लिए और नया डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन को आंसर से मैच करना है। आप देखिए यहां पर उच्च वोल्टेज शब्द आया, हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रोम है वह परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है लेकिन नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी होती है। रोम के टाइप कौन से हैं, पीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। ईपीरोम में क्या याद रखना है, ईपीरोम में जो डेटा स्टोर होता है उससे पराबैंगनी किरणों के द्वारा, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा चेंज किया जा सकता है। जबकि ईईपीरोम में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं, फ्लैश ड्राइव मतलब जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, जैसे यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, और पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहा जाता है। थंब ड्राइव भी कहा जाता है। जो फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है या थंब ड्राइव है, एक ही होती है। फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या थंब ड्राइव भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं, मतलब जब हम अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारा जो माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर में आपको सारी ड्राइव शो की जाती हैं, ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो जब आप अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो कंप्यूटर उसको किस रूप में पहचानता है, क्या मानता है, आपको यह बताना है। जो पेन ड्राइव है यह एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है, सेकेंडरी मेमोरी का, जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, थंब ड्राइव भी कहा जाता है।
हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं, मतलब फ्लैश ड्राइव को या पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, तो कंप्यूटर इसको ब्लैंक के रूप में पहचानता है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्क ड्राइव के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी मेमोरी के रूप में। तो क्या पेन ड्राइव को प्राइमरी मेमोरी माना जाता है? पेन ड्राइव तो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मतलब यह तो गलत हो गया। रीड ओनली मेमोरी के रूप में पहचानता है क्या? नहीं, पेन ड्राइव में तो हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा प्राप्त भी कर सकते हैं, मतलब यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी है, मतलब यह भी आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, जब हम पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को, सीडी डीवीडी को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर उसे एक डिस्क ड्राइव के रूप में पहचानता है। डिस्क ड्राइव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ग्राफिक टैबलेट को किस अदर नेम से भी जाना जाता है? ग्राफिक्स टैबलेट को। ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस होती है जिसमें एक हमारे पास ग्राफिक्स टैबलेट होता है जिसके साथ एक स्टिक, एक पेन भी होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। स्टाइलस। जो ग्राफिक्स टैबलेट है उसके साथ एक पेन होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। जब हम इस पेन को ग्राफिक्स टैबलेट पर मूव करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर हम कुछ लिख सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी हम आपको यह सभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं, यह सभी हम ग्राफिक्स टैबलेट के माध्यम से ही कर रहे हैं, जिसे ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे पेन टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे डिजिटाइजर टैबलेट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो ग्राफिक्स टैबलेट है उसका अदर नेम होता है ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, जिसके साथ एक पेन भी होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है और यह एक इनपुट डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफिक टैबलेट का अन्य नाम ड्राइंग टैबलेट भी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है। हमें कुछ मेमोरी यूनिट दी गई है। मेमोरी यूनिट, पहली है गीगाबाइट, दूसरी है मेगाबाइट, तीसरी है पेटाबाइट और चौथी है टेराबाइट। हमें यहां पर बताना है कि इन सभी मेमोरी यूनिट को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में जमाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में जमाएंगे, तो कौन सा आंसर सही होगा? यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से पूछा गया है। मेमोरी यूनिट से जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा की मात्रा को, उस डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। मेमोरी यूनिट का हमसे पूछा गया है कि हमें 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है। आपको यहां पर इन सभी को समझना होगा कि कौन सी मेमोरी यूनिट किससे छोटी है, किससे बड़ी है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है, निबल। जब 8 बिट मिलती हैं, 8 बिट, तो एक बाइट क्रिएट होता है, एक बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता है, केबी, किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है, मेगाबाइट। और जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बन जाता है, गीगाबाइट। और जब 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टीबी बनता है, टीबी मतलब टेराबाइट। और जब 1024 टीबी मिलते हैं तो एक पीबी बनता है, पीबी मतलब पेटाबाइट। आपको मेमोरी यूनिट याद रखनी है।
मेमोरी यूनिट क्या है? जिनके द्वारा डेटा की मात्रा को नापा जाता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि 2 ही होती हैं, एक 0 और एक 1। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल बनता है, जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनता है। 1024 बाइट को मिलाकर एक केबी बनता है, 1024 केबी को मिलाकर एक एमबी बनता है, 1024 एमबी को मिलाकर एक जीबी बनता है, 1024 जीबी को मिलाकर एक टीबी बनता है, और 1024 टीबी को मिलाकर एक पीबी बनता है, मतलब पेटाबाइट। अब हमें बताना है कि यहां पर गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट और टेराबाइट का सही क्रम क्या होगा बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? एमबी, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? गीगाबाइट। मतलब पहले मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट और लास्ट में पेटाबाइट। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट और लास्ट में पेटाबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से पूछा गया था। यहां पर हमने एक साथ कई मेमोरी यूनिट समझी और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसें दी गई हैं, इनमें से हमें ऑड ऑप्शन को सर्च करना है, मतलब जो मैच नहीं हो रहा है उसे सिलेक्ट करना है। असंगत विकल्प का मतलब क्या है? जो बाकी 3 से अलग है। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो तीनों से अलग है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंप्यूटर स्पीकर, यह तो एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। मतलब यहां पर अलग कौन हो जाएगा? अलग कंप्यूटर स्पीकर, जो कीबोर्ड है, माउस है और जॉयस्टिक है, यह तीनों तो इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन कंप्यूटर स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रदान करता है। तो यहां पर असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस थे, लेकिन कंप्यूटर स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर स्पीकर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दस्तावेजों जो डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? बड़ी संख्या में दस्तावेजों मतलब बहुत अधिक मात्रा में डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट आउट निकालने हैं, वो भी फास्ट स्पीड के साथ, तो ऐसी क्षमता वाला प्रिंटर जो होता है उसे कार्यालय का मतलब ऑफिस का वर्क हॉर्स माना जाता है। वह कौन सा प्रिंटर है? आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी प्रिंटर हैं उन सभी प्रिंटर में सबसे तेज और सबसे फास्ट होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर से सबसे फास्ट होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया हमसे, बड़ी संख्या में दस्तावेजों को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? हमें तो यह समझना है कि यदि हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट आउट निकालने हैं और फास्ट स्पीड में निकालने हैं तो हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करेंगे। लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है, जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है,
हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है और साउंड कम करता है, इसीलिए लेजर प्रिंटर का उपयोग अधिक किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर फास्ट स्पीड में वर्क करता है, इसलिए इसे कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। यदि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है तो हम प्रिंटर का उपयोग करेंगे। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? मल्टी फंक्शन प्रिंटर मतलब जो एक साथ कई कार्य करता है। एक ऐसा प्रिंटर जो एक साथ कई कार्य करता है, उस प्रिंटर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर एंड फैक्स मशीन। मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट आउट भी निकालता है, फोटोकॉपी भी करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन भी करता है और फैक्स करने की सुविधा भी देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जो प्रिंटर ओनली है, मतलब जिससे केवल प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फैक्स मशीन एंड आ प्रिंटर, मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो आपको प्रिंट निकालने की सुविधा देता है और फैक्स करने की सुविधा देता है। और ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर एंड प्रिंटर, मतलब एक ऐसा प्रिंटर जिससे आप स्कैनिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंट की और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है मल्टी फंक्शन मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, कई प्रकार के काम हो सकें, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों? क्योंकि यह प्रिंटर का काम भी कर रहा, फोटोकॉपी भी कर रहा, स्कैनिंग भी कर रहा और फैक्स मशीन का काम भी कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जो कई प्रकार के कार्य एक ही प्रिंटर से करने की सुविधा देता है, जो कि प्रिंटर भी है, फोटोकॉपी मशीन का काम भी कर रहा है, स्कैनर का काम भी कर रहा है और फैक्स मशीन का काम भी कर रहा है। इस प्रिंटर को कहा जाता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन मतलब एक ही प्रिंटर से कई प्रकार के कार्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक प्रिंटर होता है जो प्रिंट आउट की सुविधा देता है, कॉपी करने की सुविधा देता है, स्कैनिंग करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है 3-in-1 प्रिंटर। मतलब एक प्रिंटर से 3 काम हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर ए में जो प्रिंटर दिया है उससे तो 4 काम हो रहे हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, कॉपियर है, स्कैनर भी है और फैक्स मशीन भी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीईजी एक फाइल फॉर्मेट है, एक एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एमपीईजी है इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट से रिलेटेड आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सीपीसीटी के पुराने पेपर में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर हम 5-6 क्वेश्चन एक साथ तैयार करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है।
आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए या इंटरनेट पर पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की आपसे क्लास पूछी जा सकती हैं। 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आपसे पूछा जा सकता है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन होते हैं? आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है, जबकि आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज 128 बिट्स होती है। 128 बिट्स मतलब 128 बिट्स। यहां पर हमने आईपी से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। वेबसाइट को होस्ट करना क्या कहलाता है? वेबसाइट को होस्ट करना, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वह वेबसाइट हम बनाते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर या अपने लोकल कंप्यूटर पर। जो कंप्यूटर हमारे पास होता है वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर या लोकल कंप्यूटर। तो वेबसाइट तो हमारे कंप्यूटर पर बन गई, लेकिन उस वेबसाइट को अभी सभी यूजर नहीं देख पाएंगे। उस वेबसाइट को यदि हमें सभी यूजर्स तक पहुंचाना है, सभी यूजर उसको एक्सेस कर पाएं, तो हमें अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पर अपलोड करना होता है। वेब सर्वर पर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इंटरनेट से हम अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद उसे वेब सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि वेबसाइट को रखने की सुविधा देता है। वेबसाइट को रखने की सुविधा देता मतलब वेबसाइट को होस्ट करने की सुविधा देता है। वेबसाइट को बनाने के बाद इंटरनेट पर अपलोड करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट को स्टोर करता है और वेब सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसी कारण से तो वेबसाइट को सभी यूजर एक्सेस कर पाते हैं। मतलब किसी वेबसाइट को बनाने के बाद इंटरनेट पर रखने के लिए हमें वेबसाइट की होस्टिंग करनी होती है और वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है वेब सर्वर पर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट को स्टोर कर लेता है और यह इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसीलिए तो सभी यूजर हमारी वेबसाइट को देख पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वेबसाइट को होस्ट करने की सुविधा देता है। वेबसाइट को होस्ट करना है तो हमें कौन से कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? वेब सर्वर की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। यदि हमें कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट जो कि
इंटरनेट पर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे google.com, yahoo.com, bing.com, यह सभी कहलाते हैं सर्च इंजन जो कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब सर्वर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही मशीन लैंग्वेज से संबंधित समझा था और एक क्वेश्चन और हमें मिल गया, मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0-1 की लैंग्वेज होती है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है, जिसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाती है हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, जो मशीन लैंग्वेज है उसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, 0-1 की लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब कि मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क जब बनाया जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तभी तो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। जब हम मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो यह दो तरीके से हो सकता है, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। जो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है वह दो प्रकार से बन सकता है, एक तो वायर के द्वारा जिसे बोलते हैं वायर्ड, एक बनता है वायरलेस टेक्निक से जिसे हम वायरलेस बोलते हैं। जो वायर्ड नेटवर्क होता है वायर्ड, उसे ही बोला जाता है गाइडेड नेटवर्क। गाइडेड, वायर मतलब जो गाइडेड केबल होगी, केबल दिखेगी, और वायरलेस मतलब अनगाइडेड कहलाता है, अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया कौन से होते हैं? गाइडेड मीडिया मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब जहां पर वेव तरंगों का यूज किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, वह कहलाती हैं वायरलेस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब केबल है, कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है और यहां पर गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है। गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन मतलब वायर का उपयोग करके, और यदि अनगाइडेड होता अनगाइडेड तो कहलाता वायरलेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में 3 प्रकार की केबल यूज होती हैं, 3 प्रकार की। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक होती है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी होती है कोएक्सियल केबल, और तीसरी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहा जाता है। इन तीनों केबल में से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है यह कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसमें ग्लास या प्लास्टिक के मटेरियल से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है।
और यह सबसे अधिक फास्ट केबल होती है जो कि सबसे तेज गति से सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल में कांच या प्लास्टिक के मटेरियल से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है जो कि सबसे फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है। इसके अलावा दो प्रकार की केबल और होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके भी दो टाइप होते हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्टिकल फाइबर केबल में कांच या प्लास्टिक का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द या आइकन जिस पर क्लिक करके अन्य किसी वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी वेब पेज में, वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज, एक वेबसाइट का पेज है, उसमें मौजूद वह शब्द या आइकन मतलब कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई ग्राफिक्स भी हो सकता, कोई पिक्चर भी हो सकती है। जो वेब पेज है उसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है या कोई आइकन मतलब कोई पिक्चर या वीडियो है जिस पर आप क्लिक करते हो तो आप किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट में वेब पेज ओपन होता है, वेब पेज में लिंक बनी होती हैं, लिंक जनरली अंडरलाइन होती हैं, ब्लू कलर से शो होती हैं और जब हम हाइपर लिंक पर कर्सर ले जाते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है, एरो होता है, वह हैंड के आइकन में बदल जाता है, हाथ के आइकन में बदल जाता है, उसे कहा जाता है हाइपर लिंक। और जब हम हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होती है? हाइपर लिंक मल्टीपल पेजेस को आपस में लिंक करती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनती है। सभी वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट पर, किसी इमेज पर, किसी ऑडियो पर या वीडियो पर बनाई जाती है और जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे वेब पेज पर या वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जनरली ब्लू कलर से शो होती है, अंडरलाइन होती है और जब हम हाइपरलिंक पर कर्सर को ले जाते हैं तो हमारा कर्सर हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी, सरल क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में आ रहे हैं। www का फुल फॉर्म बताना है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। W3 मतलब W3 का फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे पूछा गया है www का फुल फॉर्म जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यदि W3 का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो भी होगा वर्ल्ड वाइड वेब। और www को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स ली ने www को बनाया है, जिसे 1989 में बनाया गया था। तो www जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है, जो कि 1989 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू
एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन करता है। यह क्वेश्चन गूगल कैलेंडर से पूछा गया है। गूगल कैलेंडर जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, जिस पर हम कैलेंडर को देख सकते हैं और किसी इवेंट को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। किसी डेट के लिए कोई इवेंट भी सेटअप किया जा सकता है। हमसे पूछा गया है गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। मतलब गूगल कैलेंडर लैब का ऐसा कौन सा व्यू होता है जो एक बार में पूरे साल का कैलेंडर आपको शो कर देता है। आपको यहां पर समझना है इस क्वेश्चन को, पूरे वर्ष का पूछा गया है। वर्ष मतलब ईयर। आंसर यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो गूगल कैलेंडर होता है, यदि हमें उसमें एक साथ पूरे साल की डिटेल देखनी है, एक साथ पूरे साल का कैलेंडर देखना है, तो कौन सा व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा? ईयर व्यू सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर मतलब पूरे साल का कैलेंडर शो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि हमें गूगल कैलेंडर लैब्स में पूरे साल का एक साथ कैलेंडर देखना है, पूरे वर्ष का अवलोकन एक साथ करना है, तो हम ईयर व्यू का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में बदल सकते हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड के 2019 वर्जन से पूछा गया है। आपको यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का या पावर पॉइंट का वर्जन भी लिखा गया हो, मतलब एमएस वर्ड के 2013 वर्जन में, 16 वर्जन में, 19 वर्जन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एमएस वर्ड के जितने भी वर्जन हैं सभी में मैक्सिमम ऑप्शन एक समान हैं। कुछ ऑप्शन को ही बदला गया है, शॉर्टकट की तो मैक्सिमम सेम ही है। आपको एमएस वर्ड के वर्जन में कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड के मैक्सिमम वर्जन में सभी ऑप्शन एक समान हैं, सभी शॉर्टकट की भी लगभग एक समान है, कुछ ऑप्शन को बस बदला गया है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं? यह क्वेश्चन चेंज केस से पूछा गया है। चेंज केस से एक टॉपिक है एमएस वर्ड में, एक फीचर है चेंज केस, जिससे संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी तैयार करे हैं। चेंज केस का क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझते हैं चेंज केस को। चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं? एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। 5 प्रकार के। एमएस वर्ड टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से टाइप करने के लिए 5 प्रकार के केस उपलब्ध कराता है। सभी प्रकार के केस या चेंज केस ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होता है, जो कि फॉन्ट ग्रुप में होता है। फॉन्ट ग्रुप में जो चेंज केस ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के होम टैब में होता है और फॉन्ट ग्रुप में होता है। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है और शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 प्रकार के केस ही चेंज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से हम केवल 3 प्रकार के केस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस सेंटेंस केस होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस सेंटेंस केस होता है। मतलब एमएस वर्ड में पहले से कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। एक होता है बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस केस में आपके पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बस कैपिटल होता है, बाकी सभी अक्षर स्मॉल में लिखे जाते हैं। मतलब पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। इसके अलावा एक होता है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है? सभी कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में। एक होता है अपर केस। अपर केस में क्या होगा?
आपका जितना भी टेक्स्ट है सभी अक्षर को कैपिटल में लिखा जाता है। यही हमसे पूछा गया है, यही आंसर है। हमसे पूछा गया है आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में बदलना है, तो हम कौन सा केस चला देंगे? अपर केस चला देंगे यहां पर। और इसके अलावा एक केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यदि आप कैपिटलाइज ईच वर्ड केस को चलाएंगे तो आपके हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाएगा। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस, टॉगल केस क्या करता है? टॉगल केस जो कैरेक्टर आपने स्मॉल लिखे होंगे उनको कैपिटल में कर देगा और जो कैपिटल लिखे होंगे उनको स्मॉल में बदल देगा। मतलब केस को रिवर्स कर देता है टॉगल केस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि हमें हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलना है तो हम अपर केस का यूज करेंगे। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हमारा जो सेंटेंस होता है पूरे वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। यह होता है सेंटेंस केस। अब यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में देखें तो एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस में 5 प्रकार के केस होते हैं और बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। दूसरा केस कौन सा है? लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा? पूरा टेक्स्ट हमारा स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया जाएगा। एक केस होता है अपर केस जिससे पूरे टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर में बदल दिया गया। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड जिससे हर शब्द के पहले अक्षर को बड़ा कर दिया जाता है। और एक लास्ट केस होता है टॉगल केस जो हमारे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदल देता है और स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है, मतलब केस को रिवर्स कर देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है चेंज केस की शिफ्ट प्लस F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही चेंज किए जा सकते हैं। यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित सभी क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन के द्वारा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो हमें जिन लोगों को ईमेल भेजना होता है उनकी ईमेल आईडी हमें टाइप करनी होती है। मतलब यदि हम कोई ईमेल आप सभी को भेजें तो आप सबकी ईमेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। और जब हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो कुछ लोगों की ईमेल आईडी हम टू फील्ड में टाइप कर देते हैं। टू मतलब जिसको ईमेल भेजा जाना है। एक ईमेल आईडी टाइप करी, इसके बाद कॉमा लगा दिया, दूसरी ईमेल आईडी टाइप कर दी, कॉमा लगा दिया। ऐसे हम मल्टीपल ईमेल आईडी कहां टाइप कर सकते हैं? टू में। टू के बाद एक ऑप्शन होता है सीसी। यह ऑप्शन जनरली मोबाइल में शो नहीं होता है। जब आप कंप्यूटर पर ईमेल टाइप करेंगे तो आपको सीसी नामक ऑप्शन भी दिखेगा। सीसी का क्या यूज है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। जो ईमेल 2 में लिखी गई ईमेल आईडी पर जाएगा वही सेम ईमेल कहां भी जाएगा जो आईडी हमने सीसी में टाइप करी है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। जब एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजा जाता है तो कुछ लोगों की ईमेल आईडी को हम 2 में टाइप कर सकते हैं और ईमेल आईडी अधिक होने पर कुछ ईमेल आईडी कहां टाइप कर सकते हैं? सीसी में। सीसी में। और एक और ऑप्शन होता है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 में हमने कुछ ईमेल आईडी टाइप कर दी, कुछ ईमेल आईडी हमने सीसी में टाइप कर दी।
जब यह ईमेल उन लोगों के पास पहुंचेगा जिनको हमने ईमेल भेजा है, तो सभी यूजर को यह पता चल जाएगा कि यह ईमेल हमारे पास तो आया है और किस किस को भेजा गया है। मतलब 2 में और CC में जितनी ईमेल आईडी टाइप की जाएंगी उनको यह पता चल जाएगा कि यह ईमेल हमारे अलावा और किसे भेजा गया है। यदि हम एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं लेकिन हमें एक यूजर या 2 यूजर ऐसे रखने हैं जिनका नाम अदर यूजर को पता ना चले, तो उनकी ईमेल आईडी हम कहां टाइप कर देंगे? BCC में। BCC में क्या होगा? जो ईमेल आईडी BCC में टाइप की जाएंगी उनका नाम इन लोगों को पता नहीं चलेगा जिनका नाम कहां लिखा है? 2 और CC में। मतलब जिनको हम BCC में टाइप करेंगे इनका नाम 2 और CC वाले यूजर नहीं देख पाएंगे। मतलब यदि हमें एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना है और उसमें कुछ लोगों की ईमेल आईडी को कॉन्फिडेंशियल रखना है, अदर लोगों को ना पता चले, तो उनकी आईडी कहां टाइप कर देते हैं? BCC में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन प्रोटोकॉल से संबंधित है कि जो ईमेल है, ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी ईमेल से संबंधित समझा, यह क्वेश्चन भी ईमेल से संबंधित है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक सर्वर से ईमेल को दूसरे सर्वर पर भेजता है। वह होता है SMTP। SMTP प्रोटोकॉल ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजने के लिए यूज किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल के साथ किया जाता है। मतलब कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। ICMP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अब इसका नया वर्जन भी आ गया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A SMTP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लाइन को इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहली लाइन को इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं। यदि हमें फर्स्ट लाइन में इंडेंट सेट करना है तो उसके लिए नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है, इंडेंट टॉपिक से संबंधित है। इंडेंट टॉपिक से हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इंडेंट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। इंडेंट क्या होता है? जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा टेक्स्ट के लेफ्ट में कुछ ब्लैंक एरिया होता है और राइट में कुछ ब्लैंक एरिया होता है। यह ब्लैंक एरिया ही कहलाता है इंडेंट। मतलब टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। MS वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक लेफ्ट इंडेंट होता है, एक राइट इंडेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है और एक हैंगिंग इंडेंट होता है। हमने इन चारों से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे हैं। आज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है,
पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए, मतलब हमें अपने पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंट सेट करना है। मतलब यदि हमारे पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं तो हमें पहली लाइन में थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस कहलाएगा इंडेंट। इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम हो। मतलब यदि हमें अपने पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंट सेट करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप को किस क्रम में उपयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, पैराग्राफ की। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अपना कर्सर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, और टैब की दबाएं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पहली लाइन के आरंभ में। अब समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा, हमें अपने पैराग्राफ की केवल पहली लाइन में इंडेंट देना है, मतलब स्पेस को बढ़ाना है। तो आप इन स्टेप को किस क्रम में उपयोग करेंगे यह आपको बताना है। यदि हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें मान लो 4 लाइन हैं, हमें इस पैराग्राफ को कुछ इस प्रकार से दिखाना है। पहली लाइन में हमें यहां पर इंडेंट देना है, स्पेस देना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यह होगा कि हमें अपना कर्सर पहली लाइन पर रखना होगा। कर्सर मतलब जो हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, इंसर्शन पॉइंट होता है। माउस का कर्सर कहां रखना होगा, पहली लाइन पर। मतलब सबसे पहले अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रख और टैब की दबाएं। मतलब हमारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, अपना कर्सर मतलब ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ की मतलब ऑप्शन नंबर ए, पहली लाइन के आरंभ में रख मतलब फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में रखना है, और कौन सी की दबा देना है कीबोर्ड से, टैब की दबा देना है। टैब की जब आप दबाएंगे तो पहली लाइन में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, इंडेंट आ जाएगा। यह है हमारा आंसर। कीबोर्ड में एक की होती है टैब की, जब आप टैब की को प्रेस करेंगे तो एक साथ ½ इंच का स्पेस आता है, आधे इंच का। एक होती है स्पेस की जिससे आता है एक स्पेस, लेकिन यदि एक साथ आधे इंच का, ½ इंच का स्पेस देना है तो आप टैब की को दबा सकते हैं। मतलब यदि हमें पहली लाइन में इंडेंट सेट करना है तो सबसे पहले अपने कर्सर को पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में रखना होगा, उसके बाद टैब की को दबाना होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, BADC इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में कई बार आ चुके हैं। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिकली समझना है कि क्या क्या हमें कैसे करना है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड पर। आप देख सकते हैं यहां पर हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं। अब यदि हमें किसी पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंट देना है तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्सर को उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में रखना होगा। तो हमने अपना कर्सर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में रख दिया और इसके बाद हमने कीबोर्ड से टैब की को दबा दिया, टैब की को। तो आप देख सकते हैं उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इंडेंट आ गया है, स्पेस आ गया है। यदि हम और टैब की को दबाएंगे तो इंडेंट बढ़ भी जाएगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।